नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनीता गोयल, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, हम कवि नागार्जुन की कविता सिंदूर तिलकित भाल पढ़ रहे थे। उसी कड़ी में हम कविता का आगे का अंश आज पढ़ेंगे। हमने अब तक पढ़ा कि कवि प्रवास काल के दौरान अपने गांव से, अपने प्रियजनों से, अपने स्वजनों से वह दूर है और उस एकांतता में वह अनुभव करता है कि मेरे भीतर स्मृति है, चेतना है, मेरे भीतर वेदना है, दुख है, सुख है, प्रत्यक्षता का और अनुमान है। ये सब बातें ये इंगित करती है, प्रमाणित करती हैं कि मैं पाषाण नहीं हूँ, मैं पत्थर नहीं हूँ और मैं एक अन्य जीव जंतुओं के समान साधारण जीव नहीं हूँ, बल्कि मैं चेतनता, विवेकशीलता को धारण करने वाला एक सचेतन मनुष्य हूँ, एक सचेतन व्यक्ति हूँ और व्यक्ति के कारण मुझे समाज की भी आवश्यकता है, मुझे अपने साथ रहने वाले लोगों की भी आवश्यकता है। इन्हीं सब कुछ बिंदुओं को इंगित करते हुए कवि की जो कोमल भावनाएं अपनी पत्नी के प्रति है वह भी यहाँ पर अभिव्यक्त हो रही है। कवि कहता है कि मैं यहाँ जब इस प्रवास काल में हूँ, इस एकांत में हूँ, तब मुझे बहुत कुछ याद आता है। याद आते स्वजन जिनकी स्नेह से भीगी अमृत में आंख, स्मृति विहंगम की कभी थकने न देगी पांख। याद आता मुझे अपना वह तऊनी गांव, याद आती लीचियां वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान, याद आते कमल, कुमुदनी और तालम खान, याद आते शस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसारी रखे गए वे नाम, याद आते वेणु वन में नीली माँ के नीले अति अभिराम। तो कवि कह रहा है कि मुझे इस एकांत में, जिस एकांत में मुझे परिस्थितियों ने डाल दिया है, मुझे अपने स्वजनों की, अपने लोगों की, अपने प्रिय लोगों की याद आती है और उन प्रियजनों के स्नेह से मेरी आंखें जो हैं वो सदा मेरी स्मृति को तरंगित करती रहती हैं। उनके स्नेह को याद करके मेरी आंखों में जो अश्रुधारा प्रवाहित होती है, जो अश्रु की बूंदें विद्यमान रहती हैं, वह मुझे निरंतर उस स्मृति के भीतर ले जाती हैं जहां पर मेरे प्रियजन हैं। इस कारण से मेरी स्मृति रूपी जो पक्षी है, स्मृति विहंगम की कभी थकने न देगी पांख, मुझे निरंतर वह याद आती रहती है। तो स्मृति रूपी जो विहंगम है, स्मृति रूपी जो पक्षी है, वह निरंतर भूतकाल में जाकर मेरे प्रियजनों को, मेरे स्वजनों को बार बार लाकर मेरे मस्तिष्क के समक्ष उपस्थित करता है और ऐसा लगता है कि मेरा ये जो स्मृति रूपी पक्षी है ये कभी भी थकता नहीं है। हर पल, हर क्षण वह किसी न किसी परिजन को मेरे समक्ष लाकर या उपस्थित कर देता है। केवल स्वजन ही नहीं, कभी अपने ग्राम को भी स्मरण कर रहा है और वह कह रहा है कि मुझे मेरा वो तरोनी गांव है वह भी मुझे याद आता है। उस गांव का जो वातावरण है, उस गांव का जो परिवेश है, उस गांव में लगने वाले जो फल हैं, लीचियां हैं, जो आम हैं, वह मुझे बार बार याद आता है। याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, ऐसा भूभाग जो बहुत सुंदर है, बहुत रुचिकर है, बहुत अधिक आंखों को, मन को लुभाने वाला है और मुझे वहाँ का जो धान के खेत हैं, वहाँ के कमल, कुमुदनी, तालम खान, वह समस्त चीजों को याद कर रहा है। गांव के प्रत्येक प्राकृतिक वस्तु को वह याद कर रहा है। वह उन स्मृतियों के माध्यम से उनके साथ एकाकार हो रहा है। तो ये बातें दर्शाती है कि कवि कितना अधिक अपने स्थान से, अपनी जन्मभूमि के साथ जुड़ा हुआ है कि जब वह एकांत में है तब भी उसे स्मरण आता है तो केवल अपने परिवारजनों का नहीं, बल्कि वह स्थान जिसे वह अपना परिवार का स्थल मान रहा है, जो उसके परिवार के समकक्ष हैं, वह उस भूभाग को भी याद कर रहा है। कवि याद कर रहा है कि वह शस्य श्यामल जनपद, ऐसे जनपद जहाँ पर हरी भरी फसलें हैं, हरे भरे जो खेत हैं, हरे भरे जो गांव हैं, वह उसे याद आते हैं। वह देखता है कि उन जनपदों के नाम उनके रूप और गुण के अनुसार ही रखे गए हैं। याद आते वेणु वन में नीलिमा के नीले, कवि याद कर रहा है कि उसे वह नीलिमा के नीले वह घर याद आ रहे हैं जो बहुत अधिक सुंदर है, अति अभिराम। वेणु वन में अर्थात बांस की जो वन है वो मुझे याद आते हैं
और उनकी याद से मेरी स्मृतियां पुनः पुनः ताजा हो जाती हैं। उन बांस के वनों के भीतर नीलिमा के जो नीले हैं, अति अभिराम सुंदरता के जो भवन है, वह कवि अनुभव कर रहा है। आगे कवि कह रहे हैं, धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक हुए थे मेरे लिए प्रियंक। धन्य वे जिनकी उपज के भाग अन्न पानी और भाजी साग, फूल फल और कंद मूल अनेक विध मधुमांस। विपुल उनका ऋण सदा सकता न मैं दसमास। ओ यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज, हृदय से आ रही आवाज धन्य वे जन वही धन्य समाज। कवि यहाँ कह रहा है कि वह जो गोद है मृदुलतम, सबसे कोमल, संसार की सबसे सुकोमल गोद है, वही बचपन में वह मेरे लिए पर्यंक बने थे। अर्थात जिनकी स्नेह में जो गोद थी, जहाँ मुझे विश्राम करने का अवसर मिला, वह मृदुलतम अंक, वह मृदुलतम जो गोद थी, वही मृदुलतम अंक मेरे लिए पर्यंक बनी, पलंग बनी, जिसमें मैंने विश्राम किया। धन्य वे जिनकी उपज के भाग। कवि कह रहा है कि वे परिजन, जिन परिजनों से आज मैं बिछड़ा हुआ हूँ, उन परिजनों के द्वारा उपजाई गई जो खेती है, उस खेती से अन्न पानी साग भाजी कंदमूल और अनेक तरह के स्वादिष्ट भोजन और मांस इत्यादि से जो मुझे मेरे शरीर को अनेक प्रकार की पौष्टिकता मिली और जिससे मेरा शरीर हष्ट पुष्ट बना, मेरे जीवन का लालन पालन हुआ। कवि यहाँ पर ये बताना चाहता है कि वह ग्रामीण भूमि जिसने उन्हें सब कुछ दिया, उन्हें ममता की गोद दी, उनके शरीर को पौष्टिकता प्रदान की, उन्हें अन्न जल धन प्रदान किया, तो कवि एक प्रकार का धन्यवाद ज्ञापित कर रहा है उस जन्मभूमि को, उस ग्रामीण भूमि को, जहाँ रहते हुए उन्होंने अपने शरीर का पोषण भी प्राप्त किया और अपने मन को संतुष्टि देने वाला पोषण भी प्राप्त किया। विपुल उनका ऋण, इसीलिए कवि कह रहा है कि उस भूमि के द्वारा, उस परिवारजनों के द्वारा दिया गया जो कार्य है, उस ऋण को मैं उसका 10वांश भी वापस नहीं लौटा सकता, मैं उसका 10% भी मैं उसको देने में समर्थ नहीं हूँ। कवि कह रहा है, परंतु आज मैं पड़ गया हूँ दूर उनसे, आज लगता है कि मैं उनसे बहुत दूर चला गया हूँ। यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज, ये पंक्ति ऐसा अनुभव करा रही है कि कवि अपनी इच्छा के प्रतिकूल यहाँ से गया है, परिस्थितियां या समय की परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसे अपने इस गांव से दूर जाना पड़ा। हृदय से आ रही आवाज धन्य वे जन वही धन्य समाज। कवि कह रहा है कि मेरे हृदय से बार बार ये आवाज आ रही है कि वह ग्राम्य समाज व पारिवारिक लोग धन्य हैं और मैं उनके प्रति सदैव धन्यवाद ज्ञापित करता रहूँगा। मैं उनके प्रति अपनी जो संवेदना है वह अभिव्यक्त करता रहूँगा कि उन्हीं के कारण मैंने आज यह जीवन फलीभूत होकर प्राप्त किया है। आगे कवि कह रहा है, यहाँ भी तो हूँ मैं असहाय, यहाँ भी है व्यक्ति और समुदाय, किंतु जीवन भर फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। मरूंगा तो चिता पर 2 फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल, सुनोगी तुम तो उठोगी हुक, मैं रहूंगा सामने पर मूक। सांध्य नभ में पश्चिमांत समान, लालिमा का जब करुण आख्यान सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। ये एक सामान्य संवेदना है, एक भावना है, एक जिसे भय की अनुभूति भी कह सकते हैं कि मनुष्य जब प्रवास काल के दौरान बाहर है और परिस्थितियों बस बाहर है, समय के कारण, समय के फेर के कारण वह बाहर है, तो इस बात का उसे स्मरण होता है कि जहाँ वह पहले था, जहाँ अपने परिवारजनों के बीच था, वहाँ पर वह कितना अधिक सामान्य था। वहाँ हर प्रकार का उसके साथ जो सानिध्य था, सौहार्द था, वह था, एक अपनत्व होता है। लेकिन बाहरी स्थान पर प्रवास काल के कारण वह अनुभव करता है, कवि उसी अनुभूति को यहाँ अभिव्यक्त कर रहा है कि मैं यहाँ पर भी असहाय नहीं हूँ, मतलब किसी की सहायता मुझे नहीं मिल रही, ऐसा नहीं है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर भी व्यक्ति हैं, वहाँ पर भी समुदाय है, वहाँ पर भी एक प्रकार का समाज है, लेकिन मैं यहाँ पर बाहर से आया हुआ हूँ, किसी और समाज से यहाँ पर आकर रहने लगा हूँ, किसी और समाज का व्यक्ति हूँ, तो मैं इस समाज के लिए सदैव प्रवासी रहूँगा। जो अपनत्व तो मुझे मेरे समाज से प्राप्त हुआ वह मुझे इस प्रवासी समाज से प्राप्त नहीं होगा। कवि यहाँ पर ये कर रहा है कि यहाँ यदि मैं मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता हूँ,
मरूंगा तो चिता पर 2 फूल देंगे दाग। जो व्यक्ति मेरे आसपास है, मेरे समाज में अब हैं, वह व्यक्ति मेरे मरने पर मुझ पर 2 फूल डाल देंगे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उनका समय वैसा ही चलता रहेगा, निर्बाध अपनी चाल, बिना किसी बाधा के वह अपनी चाल में चलता रहेगा। सुनोगी तुम तो उठोगी हुक, और जब तुम मेरी मृत्यु की बात सुनोगी, मृत्यु का समाचार सुनोगी, तो जिस स्थान पर मैं हूँ, जिस स्थान पर अभी मैं रह रहा हूँ, वह मेरा प्रवास काल है। वहाँ लोग मुझसे उतना जुड़े हुए नहीं हैं, तो उनके लिए मेरी मृत्यु एक सामान्य बात होगी। लेकिन जब तुम वही कथ्य तुम सुनोगी, वही घटना तुम सुनोगी, वह बात तुम सुनोगी, तो तुम्हारे हृदय से हूक उठेगी। हूक का अभिप्राय है कि ऐसा दुख जो हृदय की गहनतम गहराई से उठेगा, ऐसी हूक उठेगी। लेकिन मैं तुम्हारे समक्ष उस समय एक तस्वीर के रूप में मौजूद होऊंगा, मौन बना रहूंगा। मैं तुम्हारी उस हूक को शांत नहीं कर पाऊंगा। सांध्य नभ में पश्चिमांत समान लालिमा का जब करुण आख्यान सुना करती हूँ, सुमुख ही उस काल याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाव। अंतिम पंक्ति में कवि कह रहा है कि जब मैं सांध्य नभ में, जब संध्या काल का समय है, और आसमान में जब मैं छिपते हुए उस सूर्य की लालिमा का करुण आख्यान सुनता हूँ, जब सूर्य डूब रहा है, सूर्य जब पश्चिम में जाकर ढल रहा होता है, उस समय जो वातावरण में लालिमा छा जाती है, और उस लालिमा का जब मैं अवलोकन करता हूँ, जब मैं उस लालिमा को देखता हूँ, तो मुझे सिंदूर से तिलकित तुम्हारा जो सौभाग्य सूचक जो तुम्हारा भाव है, वह स्मरण होता है। कवि एक तरफ अपनी मृत्यु की बात कह के दूसरे ही पल पुनः उस संध्या के वातावरण के साथ एक सौभाग्यशाली स्त्री का जो मस्तक है, जो सिंदूर से तिलकित है, उस भाल की साम्यता स्थापित करने के प्रयास कर रहा है, और इसमें कवि सफल होता है कि उस सांध्यकालीन वातावरण में वह उस सिंदूर तिलकित भाल को देखकर स्वयं की सजीवता, स्वयं की जीवंतता का अनुभव भी वह उस सिंदूर तिलकित भाल के साथ कर रहा है। यहाँ कवि जिस भावना की अनुभूति कर रहा है और अभिव्यक्ति कर रहा है, वो बहुत गहराई के साथ है। कवि अपनी पत्नी को देख रहा है, और उस पत्नी को देखते हुए भी सिंदूर तिलकित भाल के रूप में देख रहा है। अर्थात वह ये अनुभव कर रहा है कि वह अपनी पत्नी के साथ किसी न किसी रूप में, एक संकेत के रूप में ही सही, लेकिन वह उसके साथ मौजूद है। ये सानिध्य वियोग के समय में भी, विरह के समय में भी संयोग की जो एक मिठास है, उसे यहाँ पर अभिव्यक्त कर रहा है। और कवि नागार्जुन की विशेषता है कि वह इसी प्रकार के छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से अपनी बात कह देते हैं। पूरी कविता पढ़ने के पश्चात जो भाव प्रमुख रूप से उभर कर आता है, वह है कि कवि अपने प्रियजनों को, अपने स्वजनों को, अपने गांव को बहुत अधिक स्मृति में अनुभव कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। प्रवास काल का एकांत समय उन्हें उतना रुचिकर नहीं लग रहा जितना याद में, स्मृति में गाँव का और अपनी पत्नी का जो साथ का अनुभव है, वह उन्हें व्यथित कर रहा है, वह उन्हें दुखी कर रहा है। लेकिन इस दुख के साथ एक रागात्मक संवेदना, पत्नी और पति के जो संबंध की संवेदना है, वह इस कविता का मूल भाव बनकर उभर कर आ रही है। तो विद्यार्थियों, हमने नागार्जुन की एक सुंदर कविता सिंदूर तिलकित भाल का अध्ययन किया, और ऐसा अनुभव करती हूँ मैं कि आप इस कविता के साथ अपने आप को एकाकार कर पाए होंगे। इस कविता का जो मूल कथ्य है, मूल विषय है, मूल संवेदना है, उसे आप समझ पाए होंगे। आत्मकथात्मक शैली में लिखी हुई ये कविता है, नागार्जुन की श्रेष्ठ कविताओं में शामिल की जाती है। तो आगे की कक्षा में हम कवि नागार्जुन की ही अन्य कविता का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।